थैंक यू। क्या बात हो रही है जी? क्या बात हो रही है कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है v माइनस यू है तो वो मैग्नीट्यूड्स माइनस नहीं करने, मैंने क्या माइनस करना है जी? मैंने वेक्टर्स माइनस करने हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? वो हेड टू टेल तरीके से होती है। हेड टू टेल वाला तरीका क्या था उसको अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है जी? v ये जा रहा है, दिस इज v वेक्टर। अगर प्लस u था तो किधर जा रहे थे? प्लस u था तो ऊपर जाना था। मुझे प्लस u करना है, माइनस u करना है, तो क्या करूं? नीचे कर लें। यह आ गया माइनस u। फिर क्या करें? क्या निकालना है जी? सर वो रिजल्टेंट क्या होगा? ये वाला। लो जी, व्हाट इज दिस? दिस इज दैट v माइनस यू वेक्टर। कौन सा वेक्टर है ये? दिस इज v माइनस यू, या जिसको आप क्या कह सकते हैं? जिसको आप डेल्टा v भी कह सकते हैं। इस डेल्टा v को अगर आप गौर से देखें तो इन दिस पर्टिकुलर जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, उस सिचुएशन में मैंने कल आपको डेल्टा v के बारे में क्या लिखवाया है कि सर मैग्नीट्यूड तो भी नहीं निकाला, डेल्टा v का क्या निकाल दिया? डायरेक्शन के बारे में क्या कमेंट लिखा है आपने कि सर जी इट सीम्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, विच मीन्स इट इज व्हाट इज सेंट्रीपिटल। द चेंज इन वेलोसिटी इज क्या? आपने आपके टॉपिक का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन क्या होगी? सेंट्रीपिटल होगी। लेकिन अभी तो क्या साबित हुआ है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो डेल्टा v है, डेल्टा v भी क्या है? डेल्टा v भी सेंट्रीपिटल है। मतलब डेल्टा v की डायरेक्शन किस तरफ को है? सर डेल्टा v की डायरेक्शन सेंटर की तरफ को है, तो डेल्टा v इज सेंट्रीपिटल। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? रह क्या गया है? डेल्टा v का मैग्नीट्यूड रह गया है। उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जरा गौर से आपने मेरी बात सुननी है। मैग्नीट्यूड रह गया ना कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है। पहला जो सवाल मैंने आपसे पूछना है वो बताइए। आई होप आपको ये तो मालूम है कि जितना v का मैग्नीट्यूड है उतना ही u का इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा, तो क्या मैं इन पे, आई होप यू रिमेंबर दीज लाइन्स, ओ लेवल में होती थी मैथ्स में, क्या मतलब होता था कि दोनों की लेंथ आपस में, अच्छा एक एक लाइन काफ़ी कि दो दो लाइन लगाऊं? मर्जी आपकी, अगर आप दो दो लगा दिए दो दो लगाएंगे। मतलब क्या इसका कि दोनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे एक बात पूछनी है, थोड़ी सी मैथ्स और है भाई, थोड़ी ज़्यादा मैथ्स होगी आज। ये आपका रेडियस है, इधर रेडियस चला गया इधर, फिर चला गया। ये है आपका रेडियस और ये था आपका इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे ही है ना? ये था रेडियस और ये थी, ये टेंजेंट का और रेडियस का एंगल कितना होता है? किसको मसला इस बात से? अच्छा, तो आपने कहीं पढ़ा होगा टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ओ लेवल की बात है कहीं। जब ये यहाँ से घूमा है और यहाँ चला गया है, बस एक सवाल है आपसे, रेडियस कितना घूमा है और यू कितना घूमा है? अभी भी इधर भी रेडियस और v परपेंडिकुलर है, इधर भी रेडियस और v, मतलब रेडियस और u भी परपेंडिकुलर, रेडियस और v भी परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सर जितना रेडियस घूमा है उतना ही u भी घूमा है या नहीं? कॉमन सेंस है ना? जितना क्या घूमा है सर? जितना रेडियस ने डिस्प्लेस किया है एंगुलर तरीके से, मतलब जितना रेडियस ने एंगल कवर किया है उतना ही u भी उतना ही टेढ़ा हुआ है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? तो लेट मी टेल यू, मुझे लगता है कि जो v और u का ये वाला एंगल है, जब मैं v प्लस यू या v माइनस यू कर रहा था, आई थिंक ये वाला एंगल भी कितना है? ये भी उतना ही है जितना ये वाला है। ठीक है कि जनाब क्या हो रहा है? आपने कहा सर रेडियस जितना टर्न हुआ है u भी उतना ही टर्न हुआ है। तो अगर मैं इसके साथ लगा रहा हूँ कोई एंगल की प्रॉपर्टीज़ बच्चों की तरह लगाता रहा हूँ तो मैं किसी न किसी नतीजे पर, किस नतीजे पर पहुँचूंगा सर जी? इसी नतीजे पर पहुँचूंगा कि वो जो v है और उसका जो प्लस u नहीं, उसका जो माइनस u के साथ एंगल है, वो कितना एंगल है? वो उतना ही है जितना आपका रेडियस घूम रहा है। मुझे इस वक्त A2 की क्लास में किसी और जगह पे जाके फंसना है
मैं इस एंगल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर अलीफ अलीफ करके इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। कैसे? आपको याद होगा एएस में भी एक जगह था जहाँ पे हम एंगल फिक्स ही करते थे। तो ये वो जो वेट होता था, किसी स्लोप के ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा होता था, वहाँ पर हम क्या करते थे, एक एंगल होता था, कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल का और स्लोप का थीटा एंगल होता था। हमने अल्टीमेटली क्या असूल बनाया था कि सर जी वो जो वेट जिधर ड्रॉ हो रहा है और जो उसका वाई एक्सिस के साथ एंगल है वो भी कितना है, थीटा ही है। हालांकि हमें डायरेक्टली नज़र आते हुए अजीब सा लग रहा था, लेकिन अगर आप उस पर प्रॉपर्टीज़ लगाएं, एंगल प्रॉपर्टीज़ लगाएं, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, अल्टीमेटली ये साबित हो जाता है कि सर ये वाला थीटा और वो वाला थीटा क्या है, सेम है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है इतनी बात कर देना काफ़ी है। कितनी बात? कि जनाब साहब जितना रेडियस एंगुलर डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही वेलोसिटी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो अगर आपने v और u के दरमियान का एंगल निकालना है, आई थिंक ये उतना ही है जितना r और r के दरमियान में एंगल है। इतनी ही बात काफ़ी है। क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे भी हैं, हाँ मैथ्स वाले भी हैं, मैथ्स वाले इसको एक होमवर्क बनाएं, होमवर्क बना के घर में एंगल सॉल्व करते हैं सारे, कि इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, वो एंगल निकाला, ये एंगल निकाला, लगे रहे उसके ऊपर एक ओ लेवल का ज्योमेट्री का इसको सवाल बनाएं, ठीक है, और उसका एंगल साबित करें कि हाँ सर जी ये एंगल थीटा ही है। मैं इस वक्त इतना ही जुमला बोलूँगा जितना बायोलॉजी वालों को भी हजम हो जाए। क्या जुमला बोला मैंने? कि जितना रेडियस ने डिस्प्लेस किया है उतना ही यू ने डिस्प्लेस किया है एंगुलर तरीके से। तो जितना दो रेडियसिस के दरमियान एंगल है, लेट मी टेल यू, उतना ही दो यूज या वीज के दरमियान, यू और वी के दरमियान भी एंगल होगा। ठीक है, बस इतनी बात काफ़ी है। बाकी इसका एक एक स्टेप नहीं, सर पहले ये एंगल निकालें तो फिर वो निकालें तो फिर वो निकालें तो फिर यूँ निकालें तो फिर यूँ निकालें, वो मैथ्स में करते होते हैं, ज्योमेट्री में कर लीजिएगा मैथ्स वाले। किसको मसला है इस बात से? मुझे यहाँ से अगली भी किसी मैथ्स में जाना है, सिर्फ अगर ये वाली मैथ्स पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो लेक्चर इधर ही चला जाएगा। इससे अगली भी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैथ्स है। वो क्या मैथ्स है, जरा प्लीज गौर से मेरी बात सुनिए। एक आपके पास ट्राइंगल है, कौन से वाला, ओ ए बी, कौन सा वाला भाई? अच्छा, अगर मैं उस ट्राइंगल को बनाऊं, जरा प्लीज वो ट्राइंगल बनाएं, बताएं जी। देयर इज दिस ओ ए बी, ओ ए बी, इसमें ये क्या था, ये क्या था, मतलब ये दोनों साइडें भी क्या थी, ये एंगल क्या था, थीटा। अच्छा यरा जी एक और मैथ्स पूछनी है। दो ट्रायंगल हो, उनका एक एंगल क्या हो, उनके एक एंगल सेम हो और उसकी दो साइडों की रेशो भी सेम हो। मतलब जो रेशो निकलेगी r ओवर v की, वही रेशो r ओवर u की नहीं निकलेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस साइड की इसका रेशो निकाल लें, इस साइड की इसका रेशो निकाल लें। दो साइडों की रेशो भी बराबर हो और उन दोनों साइडों के दरमियान का एंगल भी बराबर हो, क्या होता है यार, ये कॉन्ग्रुएंट होता है कि सिमिलर होता है? ये सिमिलर ट्राइंगल्स का असूल होता है। क्या होता है जनाब? तो एक काम करेंगे, आई थिंक ये जो ट्राइंगल मैंने ओ ए बी लिखा है और जो ट्राइंगल है कौन से वाला, आई थिंक मैं दूसरे वाले का भी नाम रख देता हूँ। क्या नाम रखूँ? आई थिंक ये ओ है, ओ ए बी, दिस इज, चलें जी, एक्स वाई जी कर दें जी। जी भाई, क्या मैं कह सकता हूँ द ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जी आर कौन से ट्राइंगल्स? तो एक काम करें ना, मैग्नीट्यूड के नीचे जाएं और वहाँ लिखें ये बात। जहाँ पे आप ये मैग्नीट्यूड की बात लिखने लगे ना, वहाँ पे मैं लिखूंगा ये डायरेक्शन के साथ। तो आपने एक जुमला लिखकर बात ही ख़त्म कर दी, लेकिन अब मैग्नीट्यूड के साथ पूरी कहानी सुनानी है मैंने। क्या कहानी सुनानी है? मैं सबसे पहली कहानी क्या लिख रहा हूँ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को इवॉल्व करने के लिए। बुनियादी तौर पर मैं क्या सिखाना चाहता था भाई, मैं आपको डेल्टा वी वेक्टर पढ़ाना चाहता हूँ। क्या? डेल्टा वी वेक्टर। इस डेल्टा वी वेक्टर का मुझे आपको क्या क्या सिखाना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में तो जो भी आपने कहना था आप कह चुके हैं। अभी क्या बात चलनी है? मैग्नीट्यूड की बात चलनी है। और मैग्नीट्यूड की बात के लिए मैंने सबसे पहली बात क्या कही है कि ट्राइंगल कौन सा जी? ट्राइंगल ओ ए बी, उस सिमिलर का कुछ सिंबल याद कितनी दफा?
3 दफ़ा यूं करके ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जी। ये किस बुनियाद पे मैंने उनको सिमिलर किया है? बिकॉज क्या? बिकॉज एक तो दो साइडें उनकी आपस में क्या है, बिकॉज 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूडेड एंगल इज, आई होप आपको याद होगा कि ओ लेवल में ना सिमिलर ट्राइंगल्स की कितनी कंडीशंस होती थी? 3। वैसे एक तो कॉन्ग्रेंसी वाली क्या होती थी? पता नहीं, एस एस एस, एस ए एस, ए एस, आर एच एस, ये क्या था? ये तो कॉन्ग्रेंसी था। मैं कॉन्ग्रेंसी नहीं पढ़ा रहा था। वो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सेम हो और एक और साइड सेम हो तो वो कॉन्ग्रेंट होता है, मैं वो नहीं पढ़ा रहा। सिमिलैरिटी की पहली कंडीशन क्या होती थी? ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। या तो ये कंडीशन थी, या क्या था? ऑल एंगल्स आर इक्वल, या थी, या फिर एक और क्या थी? 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज क्या? इक्वल। तो आई थिंक वो वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। तो आप एक काम करें, आप देखेंगे दिस इज सिमिलर टू दिस, पहले इसकी रीजन लिख दें। बिकॉज क्या? बिकॉज टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बिकॉज 2 साइड्स मतलब उनकी रेशो सेम है, बिकॉज 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूडेड एंगल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल। Because 2 sides are proportional and the corresponding angle is equal। ये लिख दीजिए। इस वक्त तो बीच वाला एंगल इक्वल है, लेकिन अगर कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग भी इक्वल होता तब भी ये सिमिलर होते हैं। इसलिए मैं इंक्लूडेड की बजाय क्या कहूंगा? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कि इधर कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? इधर भी वो एंगल जो है वो दोनों साइडों के दरमियान है, इधर भी वो एंगल जो है वो दोनों साइडों के दरमियान है, मतलब आइसोसेलेस के दरमियान वाला, इधर भी वो आइसोसेलेस जो 2 साइडें हैं उनके दरमियान वाला एंगल है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने क्या बोला कि जनाब साहब, व्हाट इज हैपनिंग, द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जी, सॉरी ओ ए बी इज सिमिलर टू एक्स वाई जी। बिकॉज क्या? बिकॉज 2 ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर इंक्लूडेड या द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। ठीक हो गया। अब अगर ये साबित है कि ये सिमिलर हैं, तो सिमिलर के बाद एक असूल लगता है, हेंस क्या? हेंस वी कैन से दैट ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या मैं कह सकता हूँ? तो लिखें जरा, एंड पे लिखें, हेंस वी कैन से दैट ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों ट्राइंगल्स के भाई, 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी सारी साइडें आपस में प्रोपोर्शनल हैं। इसकी प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अब मैं बताता हूँ, लिखो ज़रा पहले। ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू, अंडरलाइन दैट प्रोपोर्शनल। वो कहते हैं सर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रेशो ऑफ ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। प्रोपोर्शनल का अंडरलाइन करें, लिखें रेशो ऑफ, प्रोपोर्शनल मीन्स रेशो ऑफ क्या? ऑफ ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स is equal। ratio of all the corresponding sides is equal। किसको मसला है? इस बात का क्या मतलब है? रेशो इज इक्वल। सुनो भैया, मैं कहता हूं इधर से अगर मैंने लिया ओ ए, तो ओ ए को डिवाइड कराऊंगा मैं किससे? एक्स वाई से। इधर से मैंने लिया ए बी, तो मैं डिवाइड कराऊंगा किससे? वाई जी से। इधर से मैंने लिया ओ बी, तो मैं डिवाइड कराऊंगा किससे? तो लिखो यार, रेशो ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल में क्या लिखोगे? ओ ए ओवर एक्स वाई, ओ बी ओवर एक्स जी, ए बी ओवर वाई जी। ये लो भाई, व्हाट इज ओ ए? बताएंगे प्लीज, व्हाट इज ओ ए? सर ओ ए तो है वो आर ओवर व्हाट इज एक्स वाई? एक्स वाई का मैग्नीट्यूड कितना है? नहीं, मैग्नीट्यूड कितना है? ट्राइंगलों में तो माइनस प्लस नहीं होता। जब आप सिमिलर या कॉन्ग्रेंट लगाते हैं तो उसमें प्लस माइनस लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड लिखते हैं। आर ओवर यू लिखेंगे। फिर ओ बी क्या है? वो भी आर है। ओवर क्या लिखूं? एक्स जी क्या है? सर वो भी है। ये तो वैसे ही हमें पता है, ये तो बात हमें वैसे ही पता। सर जो आर और यू का रेशो है
और जो आर और वी का रेशो है क्या होगा, क्यों सर, आर तो वैसे ही सेम है, यू और वी भी क्या है, उनकी वैल्यू भी सेम है, तो यू और वी की वैल्यू भी अगर सेम है तो जो आर और यू का रेशो आएगा वो आर और वी का रेशो भी आएगा। ओके, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए से बी तक क्या है जी सर, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डी बाई, ठीक है, दिस इज डी, बट एक प्रॉब्लम है, मुझे तो आर्क लेंथ एल चाहिए, क्या चाहिए, एक काम करें, व्हाट इफ आई टेल यू थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन डी और एल क्या होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे। इफ आई जस्ट से कि सर ये अगर आप देखें ना, कल वाली ड्राइंग अगर आप देखें तो मैंने जब कल दोनों करीब करीब बनाए होंगे तब मैंने आर्क लेंथ पे जो पेन घुमाया होगा और जो ए से बी तक सीधी लाइन लगाई होगी, ऑलमोस्ट क्या हुआ होगा, अभी तो फिर आपको वो ग्रीन वाली और ब्लैक वाली में थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है ना, तो उस गैप का मतलब क्या है कि सर डी की वैल्यू और एल की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं जी मुझे इंस्टेंटेनियस फिनोमेना करना है, व्हाट इज माय इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, मुझे एक लम्हे में, मतलब t इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ t इज वेरी वेरी स्मॉल देन थीटा इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल देन क्या, देन d एंड l आर अप्रोक्सीमेटली, कह सकता हूं मुझे किसी एक लम्हे पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, या मुझे हर लम्हे पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे किसी भी लम्हे पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो उस एक लम्हे में टाइम कितना होगा, बहुत थोड़ा, लम्हे का टाइम तो बहुत थोड़ा होता है, तो उस एक लम्हे का टाइम जब बहुत थोड़ा होगा तो आई थिंक जो मर्जी है कर लें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत थोड़ी होगी, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत थोड़ी होगी तो आर्क लेंथ और डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होंगी। ऑलमोस्ट सेम का मतलब क्या है, मैं चाहता हूं मैं इस d की जगह d ना लिखूं, मैं इस d की जगह ऑलमोस्ट l लिखना चाहता हूं, क्यों, इसके लिए यहां पर जाएं, इस ड्राइंग पे जाएं, यहां एक नोट लिखें, क्या जी, फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर आपने किसी भी एक लम्हे की एक्सेलरेशन निकालनी थी तो उसका मतलब क्या है, टाइम इज वेरी मच, नहीं बेटा इस ड्राइंग में डी के सामने एल लिखने लगाऊं तो वहां लिखेंगे, जगह बनाए अभी, मेरा मसला तो नहीं, मैं यहां डी के सामने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल लिखने लगा हूं और उसकी वजह दे रहा हूं, उसकी अगर वजह वहां लिखने की जगह नहीं है तो वहां एक स्टार बनाओ और स्टार बना के कहीं भी किसी खोने खोले में चले जाओ कि जी मैं उस स्टार का मतलब वहां लिख रहा हूं, क्या लिखना है जी, फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड इफ टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल क्या होगा, थीटा इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, एंड इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, आई बिलीव अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो जो आर्क लेंथ ए बी है और जो सीधी लाइन ए बी है क्या होंगी, वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, मतलब आर्क लेंथ एल और सीधी लाइन डी वो क्या होंगी, वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। तो ये बात लिख रहा हूं मैं यहां पे कि डी और एल को अप्रोक्सीमेटली इक्वल करना चाहता हूं ताकि क्या कर सकूं, ए बी की जगह क्या लिखना चाहता हूं मैं, डी या एल, व्हाट इज ए से बी, मैं ए से बी की जगह एल लिखना चाहता हूं, वाई से जी की जगह क्या लिखूं, व्हाट इज वाई से जी, दैट इज डेल्टा वी जनाब। हेलो जी तो भैया पहली दफा है A2 लेवल अपना आप दिखा रहा है, इससे पहले हम खेल रहे थे एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड, पता नहीं वो 2 पाई f,
ये सारे ना बहुत ऑर्डिनरी बातें थी A2 के लेवल की हद तक। पहली दफ़ा कोई ऐसा टॉपिक आया इस चैप्टर के अंदर कि जो कह रहा है भाईजान गौर करें, बड़े हो गए हैं हम, ध्यान दें, एक एक बात की बड़ी गहराई है यहाँ पर। ट्रायंगल पढ़ फिजिक्स रहे हैं लेकिन अप्लाई क्या हो रही है? क्यों? फिजिक्स मैथ्स का बहन भाई है, ठीक है, तो वो दोनों इधर की बात उधर, उधर की बात इधर अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो खैर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखते जी हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने कहा हमें पढ़ना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम आगे चले किधर गए थे? हम चले गए थे एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। हमने कहा भाई एंगुलर एक्सेलरेशन को छोड़ो, वो सादी एक्सेलरेशन जो है वो पूरी पढ़ ली है। वो हमने कहा वही पूरी नहीं पढ़ी। कैसे पूरी नहीं पढ़ी थी? मैंने कहा ये फार्मूला है, आपने कहा पढ़ा है। मैंने कहा नहीं भाई, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है। ये कैसे पढ़ा था आपने? क्योंकि पिछले साल जितने सवालात थे उन सब सवालों में क्या हो रहा था सर, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से सब्ट्रैक्ट करते थे। क्योंकि क्या असम्पशन होती थी कि सर जी वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन बल्कि वहाँ मुझे याद पड़ता है कि कोई ना कोई एक आधा पेपर में सवाल आया था, कोई ना कोई, जब हम पास पेपर्स कर रहे होंगे तो एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि पहले कोई ट्रॉली थी वो यूं जा रही थी, फिर पता नहीं ट्रॉली ना वो पहाड़ पे चढ़ के यूं चली गई, तो सवाल आया चेंज इन वेलोसिटी निकालो, तो सबने गलत किया था, ठीक है जी। सबने उनके मैग्नीट्यूड्स माइनस कर दिए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा होगा कि यार अगर उसने पहली वेलोसिटी यूं शो की है, फिर दूसरी वेलोसिटी यूं शो की है, तो अगर उसने वेलोसिटी का चेंज पूछा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स माइनस ना करो, क्या करो भाई, उनके वेक्टर्स ड्रॉ करके वेक्टर सब्ट्रैक्शन करो। ये बिल्कुल इतने को नहीं, पहली दफ़ा नहीं इस्तेमाल कर रहा मैं, मुझे लगता है मैंने एएस के किसी पेपर में इस तरह का कुछ सवाल एक दफ़ा कराया होगा। हाँ, नोट्स में नहीं होगा, क्योंकि नोट्स में हमने कभी भी वेलोसिटी, हाँ वेक्टर पढ़ा है, फोर्सेस क्या पढ़ा है, वेक्टर कैसे पढ़ा है, बस फोर्स का पूरा चैप्टर ही वेक्टर बना के पढ़ा है। रिजॉल्व भी करो तो रिजल्टेंट भी निकालो, तो ऐड भी करो, तो सब्ट्रैक्ट भी करो, तो फॉरवर्ड भी करो, तो बैकवर्ड भी करो, सब कुछ वहाँ किया था। लेकिन वेलोसिटी वाले टॉपिक्स में हमने क्या किया, हमें लगा सर जी वेलोसिटी वाले टॉपिक में, लेकिन कभी कभार पेपर में वो आता था, कभी डिस्प्लेसमेंट इधर से उधर जा रही है, तो कौन सा सब्ट्रैक्शन करते थे या कौन सी एडिशन करते थे? अगर मेरे को पहले बंदा नॉर्थ जा रहा है फिर ईस्ट जा रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? सीधा सीधा ऐड करते थे? नहीं ना, क्या करते थे? वो वेक्टर्स वाली एडिशन करते थे ना, ठीक है, वेक्टर्स वाला हेड टू टेल लगाते थे ना। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी वेलोसिटी में पहली वेलोसिटी इधर है दूसरी उधर है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी? सर वो मैग्नीट्यूड्स तो माइनस नहीं होंगे, क्या होगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होएगी, ठीक है। वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैंने कैसे की? यहाँ तो अब काम ही मेरे पास क्या है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या करूँ, मैं मैग्नीट्यूड्स माइनस किया तो सेम मैग्नीट्यूड्स माइनस हो गए, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड्स ही माइनस करने हुए तो यू का और वी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो सेम है, वो सेम माइनस होंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। वो जीरो होंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो होगी तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। अगर फोर्स जीरो होगी तो ये बंदा सर्कल में घूमेगा कैसे, हैं जी? सर्कल में घुमाने के लिए तो एक बचपन में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, लफ्ज़ तो पढ़ा है हमने बचपन में, सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल, ठीक है। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन सर्कल, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ जी एक्सेलरेशन ही जीरो है तो फोर्स ही जीरो है, तो फिर सर्कल में कैसे है भाई, ठीक है। तो हम उस मुकाम तक जा रहे हैं, किस मुकाम तक? पहले हमने कहा कि भाई पहले ये सीखो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का की डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिर ये सीखो कि इसका मतलब है एक्सेलरेशन हो रही है। फिर ये सीखेंगे कि इसका मतलब है फोर्स भी होगी। फिर सीखेंगे सर वो फोर्स का नाम क्या होगा, फिर वो फोर्स की टाइप कहाँ होगी, वो फोर्स कौन अप्लाई करेगा, वो बात की बात है भाई। अभी तो मैं फोर्स तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो मैं सर्कुलर मोशन की काइनेमैटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स बाद में डिस्कस करूँगा। तो अभी हमने उसमें क्या कहा, हमने कहा जनाब जरा स्टार्ट ऑन, पहले कहा जी इधर है फिर उधर है जी, इधर से उधर चले गए, तो हमने कहा जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। नहीं, लीनियर यूं नहीं होती, यूं क्या होता है, ये क्या हुआ है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है। ये क्या हुआ है, ये आर्क लेंथ हुई है। लेकिन ये क्या हुआ है, ये उसकी लीनियर, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं, किस खुशी में कर रहे हैं, बिकॉज मैंने जो एक्सेलरेशन निकालनी है वो ए से बी तक की नहीं निकालनी, मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में निकालनी है, एंड दैट टाइम मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। क्योंकि मुझे हर लम्हे, वो देखेंगे फिर क्या होगा, मैं बाद में डेवलप कर लूंगा ये
इंस्टेंटेनियस वाला फिनोमेना मैंने क्यों कहा है? अभी तो आपको लगता होगा सर आपने इसलिए कहा है कि आप ये साबित करना चाहते थे कि एंगल बहुत छोटा है, और एंगल बहुत छोटा क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए आप छोटा करना चाह रहे हैं कि आप कहना चाहते हैं कि डी और एल ऑलमोस्ट क्या है, वो बराबर है। आप डी नहीं लाना चाहते इक्वेशन में, आप इक्वेशन में क्या लाना चाह रहे हैं? क्यों भाई? वो हमने पहले पढ़ लिया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। मैं वो वाला फॉर्मूला इसमें कहीं ना कहीं से लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? सुनो भाई, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं उसके साथ इक्वेशन नहीं बना रहा, मैं इसके साथ इक्वेशन बना रहा हूं। इसके साथ इक्वेशन बनाऊं तो बनानी किसके लिए है? किसके लिए बनानी है सर? मैंने तो डेल्टा वी के लिए बनानी है, तो डेल्टा वी को उधर लेके जाओ, इसको उधर लेकर आओ, उसको भी इधर ले आओ। एल इंटू वी ओवर क्या? ओवर आर। एल ओवर वी इंटू क्या? आर। कोई मसला है भाई? चेक करें जी, दिख लिया? आगे चले। थीटा जो इस चैप्टर का सबसे पहली क्वांटिटी पड़ी थी, क्या थी वो? थीटा। क्या डेफिनेशन थी उसकी? रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। तो जो एल ओवर आर नजर आ रहा है, इस एल ओवर आर के साथ क्या करूं? क्या मैं इस एल ओवर आर को थीटा कह सकता हूं? लो जी, दिस इज डेल्टा वी इक्वल टू क्या? थीटा इंटू वी। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या? थीटा इंटू वी। लो जनाब साहब, आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है? इट इज डेल्टा वी इक्वल टू क्या? थीटा इंटू वी। तो कहने का मतलब ये है कि सर जी जब हम थे किधर? एएस में, तो डेल्टा वी का मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में से इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो। अब जब हम आए हैं A2 में, तो यहाँ तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हो रहा, तो पता कैसे चलेगा कि डेल्टा वी कितना है? तो हम कहेंगे जनाब यहाँ डेल्टा वी का मतलब है थीटा वी। यहाँ जो डेल्टा है वो v माइनस यू नहीं है तो वही निकाला तो मैंने वहीं से, लेकिन अल्टीमेटली डेल्टा वी को डेल्टा को क्या कर दो? थीटा कर दो। क्यों कर दो? समझा नहीं चुका है जी। अब या तो मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, या मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट है? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है भाई। या अगर आप कहते नहीं सर यार ये आपने क्या किया है, तो फिर मैं बताता हूं मैंने क्या करना था। मैंने, अगर आपने मुझसे कहना कि सर इस तरह से ना पढ़ाएं, कोई आसान सा तरीका लगाएं, तो एक सबसे आसान तरीका क्या है? फैजान साहब इजी होके बैठो, हैं क्लास में बैठना है तो इजी हो जाओ भैया, ठीक है? ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, इजी हो भाई। मैं कह रहा हूं अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वी ओवर टी होता है। अब अगर मैं एएस में होता तो मैं कहता जी डेल्टा वी होता है वी माइनस यू। अगर मैं A2 में हूं और मैं सर्कुलर मोशन के चैप्टर में हूं, तो विदाउट प्रूविंग एनीथिंग आई कैन से कि यार ये थीटा वी डेल्टा वी होता है थीटा वी एल। इसको मसले और याद करो, वो लेवल में आपने कहा था सर डेल्टा का मतलब होता है माइनस करें, तो मैं कहूंगा भाई A2 में डेल्टा का मतलब होता है थीटा करें। क्यों जी, क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो रहा है? नो। क्या हो रहा है सर? डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो रही है। कितनी डायरेक्शन चेंज हुई है सर? थीटा जितनी चेंज हुई है, तो वेलोसिटी को थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है जी। डायरेक्ट फिनोमेना क्या है? तो उधर कुछ पूछना है? विच डायरेक्शन? उधर कल लिखा हुआ नहीं है, पहली दफा लेक्चर ले रहे हो? कल हमने डायरेक्शन के साथ कुछ लिखा हुआ है। The direction of delta V seems to be towards the center of the circle। ये वही वाला है। मेरा ये लेक्चर कल के लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। कल के लेक्चर में मैंने मैग्नीट्यूड के नीचे छोड़ दिया था, वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है? खैर बहरहाल अब आपकी मर्जी है भाई। आप अगर कहते हैं हाँ सर जी बड़े मज़े की मैथ्स अप्लाई किया आपने, पहले थोड़े एंगल्स किए हैं, फिर थोड़ी ज्योमेट्री की है, फिर थोड़े ट्रायंगल्स किए हैं, फिर थोड़े सिमिलर ट्रायंगल्स किए हैं, फिर कोई रेशो बनाई है, ठीक है, वहाँ से आपने जवाब निकाला है तो वहाँ से कर लें। या कोई बायोलॉजी वाला कहता है सर आपका दिमाग जगह पर है, आपको पता नहीं है, साल 1.5 साल हो गया मैथ्स को लिफ्ट भी नहीं कराई हमने, ठीक है, और आप ले गए वो 2 साल पुरानी मैथ्स में पहले एंगल पढ़ा रहे हैं, फिर ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, फिर सिमिलर पढ़ा रहे हैं, फिर वो प्रोपोर्शन भी। तुमने कहा मैं तू कैसे बायो वाला है, तुझे नहीं पता प्रोपोर्शन क्या होती है?
तू तो मैथ्स वाला है, तुझे तो पता होना चाहिए प्रोपोर्शन और रेशो क्या है। तो मैथ्स वालों को सबको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। बायोलॉजी वाले क्या करें, बायोलॉजी वाले कहें मैथ्स कैन गो टू हेल, है जी। तो फिर सीधा सीधा उनके पास जवाब है डेल्टा मीन्स थीटा, है जी, डेल्टा मीन्स थीटा। तो बायोलॉजिकल तो फिर ऐसे ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दिस डेल्टा इज, अब ये क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो, ठीक है। वहाँ पुटी सीधी चीज़ें होती है ना यार, मुझे बायोलॉजी समझ नहीं आती, तो मेरे लिए डेल्टा A2 में क्या हो गया है, थीटा हो गया है। डेल्टा क्या हो गया जी, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। क्या हो गया भाई, डेल्टा V का मीनिंग मैंने क्या निकाला है, मुझे लगता है मैंने डेल्टा V का मीनिंग थीटा V निकाला है। AS का मीनिंग था, लेकिन अभी भी मैं उसको बायोलॉजी के हिसाब से साबित करता हूँ, सुनो ज़रा। It's not delta which is exactly theta. In a particular situation, delta is said to be theta. In which situation? AS में delta means, या delta meant change in what? Change in whatever. If it is delta V, तो पिछले साल situation ही ऐसी थी. The magnitude of velocity was changing. तो you said the final magnitude of velocity minus the initial magnitude of velocity. It was V minus U. अभी क्या हो रहा है? The magnitude of velocity is not changing. There is no V और U का concept. V का magnitude, U का magnitude क्या है? सेम है, तो वो माइनस तो नहीं करनी, कुछ तो है जो चेंज हो रहा है। सर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी पहले इधर, अब हो गई है इधर, तो क्या हुआ है वेलोसिटी के साथ? सर जी वेलोसिटी इधर थी पहले, अब इधर चली गई है, तो वेलोसिटी इधर से जब उधर गई तो कितना चेंज हुई? सर जितना ये एंगल चेंज हुआ ना, वेलोसिटी भी उतनी चेंज हुई है। वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज हुई है। ओ लेवल के बच्चे को कहते हैं डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जितनी डायरेक्शन चेंज हुई है उतनी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, उतने एंगल से मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल्टा वी को, इसको डेल्टा वी को थीटा वी कर दें। तो ये भी एक रीज़न है भाई, लेकिन ये रीज़न है फॉर बायोलॉजी, ठीक है। मैथ्स की रीज़न क्या है, वो पूरी सिमिलर, ट्राइंगल्स, रेशो, प्रोपोर्शन, इक्वल, लटरम पटरम एंड डेल्टा वी इक्वल टू थीटा वी। आई थिंक जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो मैं पढ़ा चुका हूँ कि डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या, इट इज़ थीटा वी। ना अगर आप उसको समझते हैं तो समझ लें, अगर आप उसको रटते हैं तो रट लें, ठीक है। अगर मैं मैथ्स का टीचर ना होता, ठीक है, तो यकीन जानिए मैं सीधा सीधा क्या पढ़ाता। मुझे अगर मैथ्स ना आती होती तो मैं कभी भी ना जाता सिमिलर ट्रायंगलों के अंदर, ठीक है। कुछ टीचर्स हैं जो जिनका सिर्फ फिजिक्स मजबूत होता है, मैथ्स थोड़ी कमज़ोर होती है, वो क्या करते हैं, कहते हैं जनाब डेल्टा वी का कसम से मतलब थीटा वी होता है, ठीक है। तो डेल्टा को थीटा करके साबित ही करते हैं, कहते हैं ग्रीक में डेल्टा होता है तो लैटिन में थीटा होता है, ठीक है। ये भी साइंस है भाई, सही है कि गलत है किसी को क्या पता ग्रीक क्या होता है तो लैटिन क्या होता है, आप होकर आए हैं वहाँ से, हम तो कहीं से नहीं होकर आए, ठीक है। तो अगर कोई ये कह दे कि यार ये डेल्टा है ना ये असल में थीटा है, ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ क्या तो सर सही रहे हैं, हमें क्या पता डेल्टा क्या होता है तो थीटा क्या होता है। हाँ अगर आप रटना चाहते हैं तो रटें जनाब, डेल्टा वी को थीटा वी रटें। किसी को अगर मसला है तो हाथ खड़ा करें। एनीवन? नहीं जी भाई। तो टेंशन ना लें, सवाल में क्या दे सकता है क्या नहीं, वो मैं लंबी चौड़ी वर्कशीट दूंगा आपको, ठीक है जी। अभी आप क्या करें, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझें कि क्या पढ़ा रहा हूँ, फार्मूले को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो आगे जाके सब पता चलेगा सवाल क्या है कि जवाब क्या है। अभी मेरा मकसद वर्कशीटें या पास पेपर के सवालात नहीं है, मेरा मकसद आपको एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग देना है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन करना है। मैंने सबसे पहली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म एक्सप्लेन की, मैं सीधा सीधा उसको थीटा दैट इज़ मेड इन रेडियंस लिख के काम ख़त्म कर सकता था, लेकिन मेरे अपने भी कोई मसले हैं। मेरे मसले क्या हैं, मुझे इस तरह से सीधा सीधा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जो मुझे हर बात का एक कॉन्सेप्ट मेरे दिल दिमाग में डेवलप हुआ है, ठीक है, मैं उसी तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में भी डेवलप करना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं इन तमाम चीज़ों को खुद पढ़ता था तब भी यही प्रॉब्लम होती थी कि फिज़िक्स का टीचर क्या करता था, वो मैथ्स की बात को गोल कर जाता था, ठीक है जी। वो मैथ्स वाली बात को जाती ही नहीं था, कहता फिज़िक्स है बस सीधी सीधे मुकाने ली करो, ठीक है। केमिस्ट्री में जाते थे, वहाँ जो कोई अगर फिज़िक्स की कोई बात आती थी वो केमिस्ट्री वाला कहता था भाई मुझे क्या पता फिज़िक्स क्या होती है, ठीक है। तो जब मैंने इस बहुत बड़े मसले को एनर्जी क्या होता है, आप यकीन जानिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, आपने शायद इस तरह से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बेटा। जब आप सुबह 11 बजे से बोल बैठ के भी नहीं,
सुकून से भी नहीं, ठीक है। आप यकीन जानिए एक दिन कोई मेरा जैसा ज़िंदगी में गुजार लेना, एक दिन सिर्फ, मैं उसको मान जाऊँगा यार, खुदा की कसम। आप सब में से मैं जिस बंदे से मिलता हूँ मैं कहता हूँ एक दिन वैसा गुजार लो जैसा मैंने गुजारा। सोच भी नहीं सकते हो क्या? नहीं, सोच में भी नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है। 14 घंटे कॉन्टिन्यूस खड़े रहो, 14 घंटे कॉन्टिन्यूस बोलते रहो, और कोई बटन नहीं है कि बस मैंने रटा लगा, कोई कहानी तो नहीं है। समझाना है, सोचना है, आपका बीच में सवाल आ जाएगा, उसको भी परसीव करना है, अपनी ऑडियंस को खामोश भी कराना है, कंट्रोल भी करना है, वो कैमरामैन को भी देखना है, बाहर कोई आता है उसको भी देखना है, ऊपर जाना है उनको भी देखना है, नीचे आना है उनको भी देखना है, ठीक है जी। वो इकट्ठी पढ़ता हूँ आज का। खैर बहरहाल वो 14 घंटे पढ़ाने के बाद, ठीक है, 14 कॉन्टीन्यूअस आवर्स हैं बेटा ये, रात को इसके दिन के 11 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे तक। उसके बाद ना बंदा पता क्या करता है, मेरी ज़िंदगी में ना एक अजीब सा फिनोमेना, मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी अम्मा और मेरी बेगम दोनों जागे होते हैं, अब्बा जी भी सोए होते हैं, बच्चे भी सोए होते हैं। बच्चों को तो एक हफ़्ता हो गया नहीं मिला, उनको सिर्फ सैटरडे संडे को मिलता हूँ। सुबह जब उठता हूँ तो वो स्कूल होते हैं, रात को जब जाता हूँ तो वो अपने सो रहे होते हैं। एक हफ़्ते बाद उनसे मिलता हूँ, कोई मसला नहीं है, वो एक हफ़्ते में अच्छा मिलता हूँ, प्यार बहुत करता हूँ, ठीक है। आपसे रोज़ाना मिलता हूँ तो आप मेरे पहले बच्चे हैं तो मेरे बाद के बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये इतना कुछ करने के बाद आप जब रात को घर जाते हैं ना, तो जो सबसे तकलीफ़ दे बात है मेरे लिए, वो सबसे तकलीफ़ दे बात है, माँ कुछ कह रही होती है, कसम से समझ ही नहीं आता क्या कह रही है। बेगम कुछ बता रही होती है, जवाब ही नहीं देता उनको। खाना खा रहा होता हूँ, टीवी देख रहा होता हूँ, और उन्हें कहता हूँ खामोश नहीं होना, कहते रहना बस। क्यों? मैं पूरा दिन बोल रहा हूँ, पूरा दिन बोल बोल के थक गया हूँ, सुनना चाहता हूँ। मैं रात के वो आधे घंटे के लिए माँ को कहता हूँ, माँ बोलती रहे बस, कुछ भी बोलती रहे, बता अब्बा ने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया। आज कोई रिटायर है अब्बा तो घर में तंग ही करते हैं अम्मा को, ठीक है। तो कहता हूँ अम्मा, अब्बा की शिकायतें लगाती जा, अब्बा कोई नहीं नीचे, अब्बा सोया हुआ है, ठीक है। बेगम कहता हूँ जो तुमने कहना है कहती जाओ, खाना तुम्हारा अच्छा पका हुआ है, सब अच्छा है, बस खा रहा हूँ, मुझसे जवाब की एक्सपेक्टेशन ना करना, ठीक है जी। आधे घंटे बाद जब मैं खाना खा चुकता हूँ तो कोई एक आधा जवाब माँ को देता हूँ, कोई एक आधी बात बेगम को कहता हूँ, और कहता हूँ अल्लाह हाफिज़, आई एम गोइंग टू स्लीप, ठीक है। उसी दौरान कहीं ना कहीं अगर कोई थोड़ा मोबाइल भी पास पड़ा हो तो उसको भी देखता जाता हूँ, सिर्फ कसम से कितनी हिम्मत होती है सिर्फ देखने की, क्या क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, बस दैट्स इट। अब अगर आप उस सिचुएशन में आप ये कहते हैं, ठीक है, क्या पता मैं कोई बड़ी घटिया बात कर जाऊँ। वो ऐसा वक्त है भाई मेरा दिमाग नहीं काम करता, मैं इसीलिए किसी को जवाब ही नहीं देना चाहता कि हाँ उस वक्त होश में नहीं आ सकता। तो इसलिए मत एक्सपेक्ट किया करें, लेकिन हाँ वो मैं अगले दिन आके डिस्कस ज़रूर कर लेता हूँ। किसी बच्चे ने कोई पढ़ाई की बात की हो, वो मैंने सुन ली होती है, जवाब नहीं देता होता, ठीक है। वो क्लास में आता हूँ ना, वो मेरे दिमाग में फीड हुई होती है, उसका कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाता है। आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी कि मैंने कभी कोई बात एड्रेस ना की हो, इग्नोर किया हो। रिप्लाई ना करना इज़ डिफरेंट, बात को ही बिल्कुल इग्नोर कर देना इज़ डिफरेंट। बात नहीं मैं इग्नोर करता हूँ, मैं अगले दिन आकर या उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेता हूँ, या सब क्लास के अंदर उसकी कोई बात डिस्कस कर लेता हूँ, या अगर रह जाए तो हफ्ते इतवार को तो मैं कहीं ना कहीं कर ही लेता हूँ रिप्लाई, ठीक है। खैर बहरहाल जो भी है माफ़ कर दो यार अगर किसी को मैंने सीन जोन किया है, ठीक। बात क्या चल रही थी जी? क्या नहीं साहब, वो 14 घंटे चलाओ ना ऐसे, तूने भी सोचा है सिर्फ, ठीक है। यहाँ खड़े होना, उसके बाद बोलते रहना, कॉन्टीन्यूसली बोलते रहना, और सोच के बोलना, बहुत समझ के बोलना, एक एक लफ्ज़ को बोलने से पहले तोल रहा होना, ठीक है। इट्स नॉट दैट सिंपल जितना सिंपल दिखता है, हैं। करें ज़रूर ट्राई कीजिएगा भाई, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो हमेशा हर साल क्या चाहता हूँ कि जो मेरे A2 वाले हैं, मैं A2 वालों को हमेशा एक ऑफ़र देता हूँ, तो आपको भी देता हूँ। बेटा मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई मुझे रिप्लेस करें, ठीक है। ऑल टाइम्स ख्वाहिश, ठीक है। जिस ख्वाहिश के लिए मैं हर साल अपने A2 वाले लोगों को ट्राई भी करता रहता हूँ, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करता हूँ, ठीक है। यकीन जानिए, अगर आप सिर्फ क्या होता है, हर बंदा मेरे से बहुत बेहतर है, एक जगह पे मार खा जाते हैं। जब पागल बनने की बारी आती है ना तो भाग जाते हैं, ठीक है। पागल नहीं हो पाते, ठीक है। पागल का मतलब क्या होता है, अपना एक जो थ्रेशोल्ड होता है ना, उस थ्रेशोल्ड बस उस डब्बे तक रहते हैं, उसको तोड़कर आगे नहीं निकलते हैं,
मतलब अपनी कैपेसिटी से बढ़कर करना कुछ भी नहीं चाहते हैं। जिस दिन जो भी इंसान अपनी कैपेसिटी से बढ़कर करने की कुछ कोशिश करे ना, वो एक बड़ा इंसान बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आप सब लोगों में से चाहता हूँ कि अगर कोई भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं, यकीन जानिए, हाँ किसी और बंदे को आके कहूँ कि भाई तूने मेरी फिज़िक्स पढ़ानी है, तूने मेरी केमिस्ट्री पढ़ानी है, तो उनको तो पहले तुम 2 साल ना मेरी फिज़िक्स केमिस्ट्री सुन लो, उसके बाद मेरी पढ़ा लेना। ठीक, अपने स्टूडेंट्स के साथ मुझे हमेशा खुशी होगी कि कोई भी आए ज़िंदगी मेरी थोड़ी आसान कर जाए। कैसे? किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट बने, आए और मेरे हिस्से का वो सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, मैं उसको हमेशा सपोर्ट ही करूँगा, मोटिवेट ही करूँगा, जितनी सपोर्ट उसको चाहिए होगी मैं करूँगा। ठीक है, मैं अपना OA लेवल सिखा तो रहा हूँ, इसके बाद टीचिंग भी सिखा सकता हूँ, सिखाता हूँ बहुत सारे लोगों को। ठीक है, आपकी क्लास में एक सर सबूर बैठे होते हैं, O लेवल की क्लास में जाएंगे ना, मैं 4 टीचर्स बैठे होते हैं, सिर्फ किस काम के लिए कि सर हमें सिखाएं पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, ये सिखाने वाला काम ना मैं वो बर्नॉल कॉलेज एबटाबाद वालों तक सिखाता हूँ। ठीक है, वो कभी इधर आ जाते हैं सीखने के लिए, कभी वीडियोस के थ्रू सीखते हैं, कभी मुझे उधर बुला लेते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को सिखाने में, OA लेवल कराने में भी प्रॉब्लम नहीं है, टीचिंग सिखाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यकीन जानिए दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है? टीचिंग से बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। ठीक है, हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ अनफॉर्चुनेटली टीचिंग को थोड़ा सा जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, साथ साथ में पढ़ता भी था और मैं यूनिवर्सिटी में भी था, इंजीनियरिंग भी कर रहा था, तो ना बड़ा अजीब व गरीब सा मैं लोगों का रिस्पांस देखता था व्हेन दे वुड लिसन कि जी मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं टीचर बनना चाहता हूँ, या मैं टीचर बन रहा हूँ, या मैं टीचर बन चुका हूँ। अच्छा, वो कहते हैं डिग्री क्या कर रहे हो? अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आगे से अजीब सा रिस्पॉन्स, वही इंजीनियरिंग कर रहा है, पागल हो के पढ़ाएगा। मतलब वो उनको लगता था इंजीनियरिंग बहुत बड़ी बला चीज़ है। ठीक है, वो कर ली तो पढ़ाना को बहुत डाउनग्रेड काम है। ठीक है, और एक ही जुमला उनको कहता था, एक वक्त आएगा भाई तुम मेरे पास नौकरी करने के लिए आओगे। ठीक है, यकीन जानो आधे आ चुके हैं। ठीक है, आधे आके मुझे कह भी चुके हैं भाई अपने साथ किसी काम में लगा दो। ठीक है, तो वो आप किसी भी काम को, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, उस काम को आप कितना बड़ा ब्रांड बनाते हैं ये आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप उस पढ़ाने का काम है कि दर्जी का काम है कि बादशाहत का काम है कि क्या काम है, उस काम को जिस हुस्न से करेंगे, जितना बेहतरीन करके कोशिश करेंगे, वो उतना बड़ा काम हो जाएगा। और ये अभी ये जो A2 वाला साल होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। क्या किस चीज़ के लिए? अपने आप को जानने के लिए कि सर जी मैं करना क्या चाहता हूँ। है जी, इस साल में बहुत कुछ करना होता है, A2 भी करना होता है, बल्कि उससे पहले कुछ लोगों ने रीटेक भी करना होता है। ठीक है, इस साल में रीटेक भी होता है, इस साल में A2 भी होता है, इस साल में सैट्स भी होते हैं, इस साल में यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस भी होती हैं, इसी साल में क्या बोलते हैं, कोई ना कोई इंटर्नशिप्स भी चल रही होती हैं, बहुत सारे फड़े इस साल में चल रहे होते हैं। ठीक है, इस साल में बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, अम्मा अब्बा पाकिस्तान में रोकना चाहते हैं, वो लड़ाई भी चलनी होती है। ठीक है, इस साल में कहीं से दाखिले मिलते हैं, कहीं से दाखिले नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ दोस्तियाँ बन रही होती हैं, कुछ टूट रही होती हैं। ठीक है, इस साल में बहुत चैलेंजिंग, ये बड़ा एक मुख्तलिफ और टफ साल होता है इंसान की ज़िंदगी का। ठीक है, और उसको निभाना है, और इस साल में अपने आप से भी पूछना है कि भाई मैं वाकई डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि नहीं, मैं वाकई इंजीनियर या IT में जाना चाहता हूँ कि नहीं, मैं इतना पढ़ने वाला आदमी हूँ भी कि नहीं, मैं क्या काम करना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ अगर कोई ये सोच ले कि सर जी मैं तो वेलियाँ मारना चाहता हूँ, तो बड़ी को घटिया सोच। ठीक है, सोचना तो बड़ा सोचें। अब बड़ा बेशक हाँ कोई कैसा जी मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, खुदा की कसम आई डोंट माइंड। ठीक है, बहुत बड़ा काम है भाई, बने। ये भी काम रसूल से जुड़ा हुआ है किसी। आपको लगता होगा हाँ घटिया किस्म के गाने ना गाए ना, कोई अच्छा सा सुर लगा लें। एक रसूल थे, ऐसा सुर लगाते थे कि उनके साथ ना पूरे का पूरा माहौल गाने लगता था। नाम पता है किसी को उनका? है जी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। कुरान में उनके बारे में आया है कि जब वो कुछ गा रहे होते थे तो उनके साथ परिंदे गाने लगते थे, उनके साथ दरख्त गाने लगते थे, उनके साथ हवाएं गाने लगती थीं। ठीक है, हाँ वो गाते क्या थे? ऑफ कोर्स अल्लाह की तारीफ़ में कुछ गा रहे होंगे। ठीक है, कोई उनको अच्छी बातें कर रहे होंगे, हमारे यहाँ का फजूल किस्म का कोई शायरी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो गाना कोई गुनाह का काम नहीं है। हाँ गा क्या रहे हैं वो एक गुनाह का काम है। ठीक है, अब पता चले पढ़ाना है, हाँ पढ़ा क्या रहे हैं वो भी एक अच्छा या बुरा हो सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएं तो अच्छी पढ़ाने की होगी, कुछ दुनिया की फजूल चीज़ें भी पढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, वो पढ़ाएं तो वो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी करना चाहें सोचें अभी अपने बारे में
कि यार मेरी फुटबॉल बहुत अच्छी हो गई है यार, मैं तो फुटबॉलर ही बनूंगा। और अगर है फुटबॉल अच्छी है तो बस खेलना है, वो वाला खेलना नहीं। अगर आपके कोच ने आपको कह दिया है, अगर आपके दोस्तों को लगता है यार ये तो पकड़ा ही नहीं देता यार, ठीक है, और अगर आपको खुद भी लगता है कि है यार मेरे टांगों में मैराडोना है, ठीक है, तो भाई छोड़ दीजिए पढ़ाई, खड्डे में गई पढ़ाई। अगर है मैराडोना टांगों में तो, नहीं है तो भाईजान उसको छोड़ दीजिए, शौक के लिए आधा घंटा चले जाया करिए, ठीक है। मुझे भी लगता था मैं बहुत बड़ा फुटबॉलर हूँ। हाँ जी, लेकिन सोसाइटी एक स्टैंडर्ड को फिट करने के लिए एज अ गर्ल एंड एज अ पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान आई नीड टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ मैं कुछ बन रही हूँ उनकी नज़र में। बेशक मेरी नज़र में मुझे पता है व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी और व्हाट्स नॉट। असल में अब जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं ना, उन लोगों का अगर नाम लेना स्टार्ट करूँगा तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी, ठीक है। वो जिनको आपने लोग कह दिया है वो आपके अम्मा होंगे, या वो आपके अब्बा होंगे, या वो आपके बहन भाई होएगा, या वो आपकी फैमिली होएगी। बाकी जो उसके बाहर के लोग हैं ना, दे कैन गो टू हेल, वो जाएं खड्डे में। लेकिन जो उसके अंदर के लोग हैं ना, वी कैन नॉट सेंड देम टू हेल, ठीक है, तो वी हैव टू सेंड देम टू हेवन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। मुसीबत पता है क्या है, वो हमारे माँ बाप हैं, ठीक है, उनकी समझ में और हमारी समझ में फ़र्क है। पता क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है? नहीं 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 नहीं, वो आपका मसला है, वो आपको लगता है। मैं बताऊं मुझे क्या लगता है, उनकी समझ ज़्यादा है और आपकी समझ कम है अभी तक। हाँ, ऐसा नहीं हो, ये पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगा, ये पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगा। जब तक वो आपसे ज़्यादा समझदार रहेंगे, वो अपनी बातें इन्फोर्स करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि आपकी समझ का लेवल उनकी समझ जितना या उनकी समझ से भी अगर ज़्यादा निकल गया, तो मैं आपको बात बताऊँ, खुदा की कसम कभी वो मशवरा देने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। कभी वो आपको उस काम का मशवरा देने की कोशिश भी नहीं करेंगे। यू नो व्हाई? मैं अगर अपनी मिसाल लूँ, मुझे कुछ चीज़ों की इतनी समझ आ गई है, मेरे अब्बा ना मुझसे मशवरा लेते हैं। क्या करते हैं? और ये अब हुआ है काफ़ी अरसे के बाद। जब मैं आपकी उम्र में था ना, तो अब्बा जी चंड पहले मारते थे, तो बात पुत्र बाद में करते थे, ठीक है। क्यों? सही करते थे। तब मुझे लगता था, वो अब्बा जी सब पता चल गया मुझे। अब्बा कहते थे, राणा पुत्र ये चंड का मतलब पता चला है तुझे? हैं? हाँ, तो वो उतना ही समझ आता था, हाँ अब्बा जी चंड मारते हैं तो मुँह लाल हो जाता है, ठीक है। बहरहाल वो बाद में मेरा वालिद मुझे हमेशा बचपन से कहता रहा कि बेटा मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस काबिल हो जाओ कि मुझे समझा सको। मैं बचपन से इसी काम के लिए काम करता आया हूँ कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि अपने वालिद को कुछ समझा सकूँ, ठीक है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझा सकता, तो वो मुझे समझाते रहते हैं। लेकिन कुछ बातों का उनको पता चल गया, पुत्र मेरा बहुत आगे निकल गया है, तो वो कोशिश भी नहीं करते। क्या नहीं करते? कोशिश भी नहीं करते कि मुझे उस बात के बारे में कुछ समझा सकें, क्योंकि उनको पता है मैं आगे निकल गया उस बात में, ठीक है। सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा होगा, ठीक है। जब तक आपकी समझ उनसे छोटी है, तब तक आपको, आप दिल से माने या दिमाग से माने या मजबूरी में माननी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, वक्त के साथ साथ क्या होगा, आपकी समझ में भी इजाफा होता रहेगा, और तब आपके वालिदैन को भी ये बात समझ आती रहेगी कि जी बेटा मेरा बड़ा हो गया है, ठीक है। आप में से किस किस के बड़े बहन भाई हैं शादीशुदा? ओके। जितना अम्मा अब्बा आपको समझाते हैं, उन्हें भी उतना ही समझाते हैं? नहीं ना जी, क्यों? शादी होगी, उनको समझाने के लिए छोटी अम्मा आ गई होगी। खैर बहरहाल जी, तो क्या होता है, वो खैर जो बताना चाहता हूँ उसको समझें प्लीज़, उस बात को समझें बेटा। वो बड़े हो जाते हैं ना जब, तो वो अकेले तो नहीं हो रहे, वो आप भी कभी ना कभी बड़े होंगे ना भाई, आपकी भी हो जाएगी कभी ना कभी सासू माँ या शाजी माँ, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा फिर आपको भी पता चल जाएगा, कितने 20 बनाओ तो 100 बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप समझाने के काबिल हो जाएंगे। अभी बेटा छोटे हैं आप, इतने छोटे नहीं हैं कि मैं आपको रिस्पेक्ट ही ना करूं या आपके माँ बाप आपकी राय ही ना सुनते हैं वो भी, ठीक है, समझते भी हैं, उनको समझ भी आती है। लेकिन उनके नज़र में जो उनकी राय होती है ना, वो अच्छी और ज़्यादा बेहतर राय होती है।
ठीक है, इसलिए वो उसको ना इन्फोर्स कराने की कोशिश करते हैं। और ये उनका राइट भी है, ये उनकी ड्यूटी भी है कि अम्मा अब्बा अगर तुम्हें पता है कि फलाना काम ठीक है और तुम्हारी औलाद को नहीं पता कि फलाना काम ठीक है तो ज़ोर ज़बरदस्ती कराओ। वो ज़ोर ज़बरदस्ती आपको बुरी लगती है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती आपको परेशान कौन लगती है, ठीक है, तो मत परेशान होइए उस ज़ोर ज़बरदस्ती से, ठीक है। उस ज़ोर ज़बरदस्ती को क्या कीजिए, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा आगे कैरी कीजिए। मुझे कल परसों एक बच्चा कहता है, वो नहीं मैं खड़ा था साथ ना अपनी वो दूसरी क्लास वाले को क्या कहती है, अपनी अम्मा अब्बा को ना सर से मिलाना। अब मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा ये क्यों कहा तुमने? वो साथ वाली कहती सर मैंने पता नहीं मुल्क से बाहर जाना है, अम्मा अब्बा को मिला दिया तो सर ने रुकवा देना है, ठीक है, वो तुम्हें अब बाहर जाने ही नहीं देंगे। तो मैंने कहा भाई ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, और ये मेरी मजबूरी भी नहीं है। जब जब आपके अम्मा अब्बा से मिलता हूँ तो उनकी आंखें भी यही कह रही होती हैं कि सर मेरे इस बच्चे को कुछ ये समझा दें कि वहाँ जाके जलील होने से बेहतर है कि यहाँ सही तरह से पढ़ ले। वहाँ जाएगा इसने इसको ना हमें ना वो मम्मा पापा बेचारे क्या सर खाना पकाने तो दूर की बात है, इनको तो हम खाना अपने हाथ से खिलाते हैं सर, ठीक है। हाँ वो ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं है ना, आपके करतूत ठीक नहीं। खैर बहरहाल एक मजाक कर रहा हूँ, दिल पे नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ कि उनको पता है कि वहाँ रहना कोई इतना वहाँ घूमने फिरने जाना 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना पार्टी बड़ी इंजॉय वाली लाइफ है भाई। वहाँ जाके प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारना सोच भी नहीं सकते हैं आप। ये पूरी दुनिया में ना मैं हमेशा कहता होता हूँ 2 लोग हैं शहजादों की तरह रहते हैं, एक अरब में रहने वाले असली शहजादे जो अरबियों के बच्चे होते हैं, शेखों के बच्चे, वो इस तरह रहते हैं, और पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान में जो ये एलीट क्लास के बच्चे हैं, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग रहते हैं शहजादों की तरह। आप पूरी दुनिया में कि जिधर आपके जाने के ख्वाब है ना कि मैं यूएसए जाना चाहता हूँ, तो मैं यूके जाना चाहता हूँ, मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, पुत्र वहाँ ना वो बर्तन भी खुद धोते हैं, तो वहाँ ना वो वॉशरूम भी खुद धोते हैं, वहाँ ना वो सब कुछ खुद करते हैं। आपने यहाँ कभी उठ के ना पानी भी खुद नहीं पीते हैं आप। यहाँ आपके पास हर काम के लिए मेड होती है, यहाँ एक एक काम के लिए घर में 3-3 लोग होते हैं डोमेस्टिक हेल्प के लिए। तो आपके अम्मा बाबा को पता है कि किस शहजादी की तरफ पाल के आपको बड़ा किया है, और वहाँ जाके कितना जलील होना है आपने। वहाँ कहते हैं सर जी अब्बा जी कोई डोंट वरी, आप पहले सेमेस्टर की फ़ीस मैनेज करिए, अगले की मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी। अब्बा पूछता है कैसे? मैं जी वहाँ पे जॉब कर लूँगा या कर लूँगी। अब्बा पूछता है क्या जॉब करोगी? अब्बा जी मैं वहाँ वेटर लग जाऊँगी। अब्बा कहता है लख दिलानत है तेरे, ठीक है। तो क्या कहे वो, लख दिलानत ना भेजे, वो कहे भाई यहाँ तुम बादशाहों की तरह, बादशाह की औलाद की तरह रह रहे हो, वहाँ तूने लोगों को खाना पेश करना है, यहाँ तुझे लोग खाना पेश कर रहे हैं, तो क्यों ना कहे अब्बा बेचारा ऐसे हैं, वो क्यों ना कहे कि भाई बेस्ट प्रेसिडेंस का, हाँ मास्टर्स में जाके 100% स्कॉलरशिप ले, फिर तू बड़ा हो जाएगा, फिर ज़रूरी है, फिर जा बर्तन धोना भी सीख, ठीक। लेकिन इस वक्त मम्मा अब्बा कहते हैं यार हमारे मासूम से प्यारे से चुन्नू मुन्नू पुन्नू से बच्चे हैं सर जी, क्यूटीज़ हैं, हाँ इन क्यूट बच्चों पे इतना वज़न नहीं डालना हमने अभी। तो वो ये मकसद होता है उनका, ठीक है। शोर अच्छा, मुझे आज आप टाइम पे आई नहीं मुझे बताने के लिए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। पता नहीं क्या बात बता रहा था आपको, हाँ खैर जो भी बता रहा था होपफुली उसका मकसद समझ आ गया होगा। यकीन जानिए वो आपको ये नहीं चाहते कि आप पता नहीं वो असल में शायद आपके बगैर रह नहीं सकते। वो उनको पता है यहाँ ज़िंदगी आपकी आसान है, अभी जब ज़िंदगी मुश्किल करने का वक्त आएगा खुद कहेंगे आपको बेटा शादी कर लो। कुछ को समझ आए कुछ नहीं आए। जाओ यार जाओ, कंप्यूटर साइंस वाले जाओ, सर से पूछ आपकी घरवाले ने कहा शादी कर लो, कह दिया वो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कोई खराबी आ। जाओ यार इससे आगे कि मैं कोई और फजूल बात करूं। केमिस्ट्री वाले बैठे रहो, सीएस वाले जाओ भाई, बल्कि एक चीज सुनते जाओ, डेल्टा वी इज इक्वल टू थीटा वी। हाँ जी, आदि अच्छी बात है अगर खुद करते हो सब कुछ, अच्छी बात है।
यार वो छोटों की मुझे समझ नहीं आई अभी तक क्यों? कि उनका क्या रहता है तो क्या नहीं रहता है, तो क्या उन्होंने करना है